हेलो एवरीवन, डियर एस्पिरेंट्स। आज मैं यहां पर आया हूं आपसे बहुत ही ज्यादा जरूरी बात करने, ऐसे टॉपिक पर बात करने जो कोई नहीं बात करता। एक एस्पिरेंट के जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको बताते हैं कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, इसको पढ़ने से ये हो जाएगा, उसको पढ़ने से ये हो जाएगा, ये वाले टॉपिक्स कर लो, वो वाले टॉपिक्स कर लो। लेकिन कोई भी इस चीज की बात नहीं करता कि कितना ज्यादा प्रेशर एक एस्पिरेंट अपने हेड में फील कर रहे हैं। पिछले 1 महीनों से मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से मिला जो मुझे लगता है कि दे आर डिप्रेस्ड, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है। और जब ये प्रीलिम्स पास आते जा रहा है तो इनके नंबर्स और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हर एक साल ये सिचुएशन चल रही है, लेकिन फिर भी कोई इस पे बात नहीं करता। दैट इज वेरी कंसर्निंग थिंग। आज हम लोग इस चीज पे बात करेंगे। इस स्ट्रेस एंड डिप्रेशन वाली जो सिचुएशंस है, इस पर हम लोग बहुत शांति से मिलके आपस में आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। सी 2011 से मैं खुद यूपीएससी के जर्नी में रहा हूं। सो इट्स बीन 15 इयर्स। काफी सालों तक मैं प्रिपरेशन मोड में रहा, देन काफी सालों तक मेंटरशिप मोड में रहा, देन काफी सालों तक नाउ फैकल्टीज काफी सालों से हूं। सो आई कैन फील कि लास्ट 13-14 इयर्स में जो मैंने खुद प्रेशर फील किया एंड जो यूपीएससी एस्पिरेंट जो प्रेशर फील करते हैं वो किस लेवल का प्रेशर है एंड इस पे बात करना क्यों ज्यादा जरूरी है। हर एक एस्पिरेंट अलग है, सबका प्रेशर फील करने का मेथड अलग हो सकता है, सबका इंटेंसिटी अलग हो सकता है, बट कहीं ना कहीं ये प्रेशर सबको फील हो रहा है। ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन सबने फील किया है और कर रहे हैं कंटिन्यूअस बेसिस पे। इसीलिए इस पर बात करना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो अटेम्प्ट को लेकर परेशान हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले इसलिए परेशान हैं, इसलिए स्ट्रेस्ड रहते हैं कि उनको लगता है उनका तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। वो बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं जो थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट वाले, उनसे कैसे कंपीट करेंगे, उनका प्रिपरेशन लेवल तो बहुत कम है। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले इसलिए परेशान है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट वाले इस तरह से परेशान है कि उनको लगता है कि हमारा तो 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट खत्म हो गया, अब नहीं बनेंगे तो अब वो करेंगे क्या। लास्ट अटेम्प्ट वाले अलग से परेशान हैं, उनको लगता है कि ये तो लास्ट अटेम्प्ट है, जीवन और मरण की समस्या है, अगर पास हो गए तो फिर जिंदगी मिल जाएगी, अगर फेल हो गए तो फिर मृत्यु तय है। इस तरह की सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं। गर्ल्स की अलग प्रॉब्लम है, बॉयज की अलग प्रॉब्लम है। जो गर्ल्स एस्पिरेंट हैं उनको ये ज्यादा फील करना पड़ रहा है कि उनके घर से शादी की प्रेशर बहुत ज्यादा है, बिकॉज वो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुकी हैं। उनके घर वाले ये फोर्स कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी शादी कर लें। जो बॉयज की प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी हटके है, उनको अनएम्प्लॉयमेंट का ताना दिया जाता है, बेरोजगारी का ताना दिया जाता है ये सोसाइटी के अंदर। तो ये स्ट्रेस, ये टेंशन बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट वाली वो फेस कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ बॉयज शादी वाला प्रेशर भी फील कर रहे हो, जिनके अटेम्प्ट ज्यादा हो गए हैं, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, तो वो शादी वाले अटेम्प्ट भी प्रेशर भी जरूर फील कर रहे होंगे। सिमिलरली बहुत सारे एस्पिरेंट्स तो ऐसे हैं जो अपने सिलेबस के बोझ के तरह ही दब गए। उनको अब ये लग रहा है कि इतना बड़ा सिलेबस उनसे होगा क्या, कैसे होगा, इतने सारे मंथ निकल गए, अब करें तो करें क्या, अगले 5 महीना में क्या करें। इस स्ट्रेस से वो दबे जा रहे हैं। बहुत सारे तो ऐसे इसलिए स्ट्रेस हैं क्योंकि वो टाइम ही मैनेज नहीं कर पा रहे। उनको लग रहा है कि उनका सुबह से जब तक जब उठते हैं और रात को जब वो सोने जाते हैं, उनको लगता है कि वो उन्होंने सिग्निफिकेंट कुछ किया ही नहीं। तो आज नहीं किया तो कल कैसे कर पाएंगे, और कल नहीं किया तो अगले महीने कैसे कर पाएंगे, और फिर तो प्रीलिम्स आ जाएगा, वापस से वही फेल्योर देखना पड़ेगा, वापस से वही ब्लैक फेस देखना पड़ेगा, वही डिप्रेसिंग वाली सिचुएशन देखनी पड़ेगी। इस तरह के सिनेरियोज है।
एंड बहुत सारे लोगों को अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता। ऑब्वियसली आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो, एक एम लेके चल रहे हो कि आप एक आईएएस ऑफिसर बनोगे, आईपीएस ऑफिसर बनोगे, लेकिन उनको यह बात सता रही है कि अगर नहीं बन पाए तो क्या, फिर कहां जाएं? फ्यूचर तो बिल्कुल डार्क लग रहा है, कहीं से कुछ नहीं, कोई रोशनी नहीं आ रही, कोई प्रकाश नहीं आ रहा, कहीं से कोई लाइट नहीं दिख रहा। वो इस कारण से डिप्रेस्ड हैं। बहुत सारे लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि उनके सारे फ्रेंड सर्कल छूट गए, जो स्कूल्स के फ्रेंड्स थे, जो कॉलेजेस के फ्रेंड्स थे, अब उनसे बातचीत नहीं होती। और अगर गलती से उनका फेसबुक स्टेटस या व्हाट्सएप स्टेटस देख लिया, फिर तो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका लाइफ तो बहुत चिल चल रहा, बहुत ऑसम चल रहा। किसी ने अपना फ्लैट खरीद लिया, कोई अपना गाड़ी खरीद के बैठा है, किसी की शादी हो गई, किसी के बच्चे हो गए, लेकिन हमारा तो कुछ नहीं हो रहा। और हमको, जब हम एक एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए आए थे, वो एग्जाम भी हमसे नहीं निकल रहा, और साल दर साल बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। जो एफिशिएंसी पहले थी वो भी खत्म हो गया। देन बहुत सारे इसलिए भी परेशान हैं कि होम वर्सेस दिल्ली, कि कोई तमिलनाडु में लड़का रह रहा है, वो सोच रहा है कि दिल्ली आके ही उसका प्रिपरेशन हो पाएगा। जो दिल्ली में रह रहा है वो सोचता है कि इससे अच्छा तो घर था। तो अलग अलग तरह के डिप्रेशन, अलग अलग तरह का स्ट्रेस से परेशान है यूपीएससी एस्पिरेंट। एंड एवरी डे बेसिस पर मैं ये देख पा रहा हूं। थक गया मैं समझाते समझाते लोगों को, बच्चों को, कि ये सबके साथ हो रहा है, आपका भी ये फेज है। लेकिन यहां पर समझने की जरूरत है थोड़ी सी। See, from my personal experience, I will try to share experience, right? देखो, आप लोग जो इतना ज्यादा परेशान हो कि यूपीएससी अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा जीवन में, ये तो लास्ट रिजॉर्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे साथ अभी के टाइम पर मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जितने लोग प्रिपरेशन करने आए थे, उन सारे लोग आज जॉब में हैं। चाहे वो आईएएस आईपीएस बन गए, चाहे वो कोई स्टेट पीसीएस निकाल लिए, चाहे वो बैंकिंग एसएससी वगैरह कुछ निकाल लिए, या कोई प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में वो अच्छी जगह पे सेटअप है, या कुछ स्टार्टअप करके बैठे हैं, या कोई अपना बिजनेस कर रहा है, पर वो बहुत अच्छी जगह सेटल्ड है। एक एग्जांपल मैं आपके देता हूं। एक मेरा फ्रेंड था, मैं नाम नहीं बोलना चाहूंगा, एक मेरा फ्रेंड था जिसने 6 अटेम्प्ट दिए यूपीएससी प्रीलिम्स के, एक भी प्रीलिम्स उसका क्लियर नहीं हुआ। उसने बहुत सारे स्टेट पीसीएस दिए, एक भी स्टेट पीसीएस उसका क्लियर नहीं हुआ। बहुत सारे बैंकिंग एसएससी के एग्जाम्स दिए, एक भी एग्जाम उसका क्लियर नहीं हुआ फाइनल। लेकिन फिर आप सोचोगे फिर तो वो फेल्योर निकल गया, फिर उसने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं होगा। लेकिन आप गलत हैं। वो जब 7-8 साल अपने लाइफ का बर्बाद करके गया, अब यहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट के गया, तो महज 15,000 की उसको जॉब लगी। एक स्टार्टअप कंपनी में वो 15,000 का जॉब पकड़ लिया। और 6-7 साल डाउन द लाइन, आज के डेट में उस बंदे की पैकेज 30 लाख पर एनम की है। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप अगर पर्सनली आओगे तो मैं उनसे आपको बात करवा सकता हूं। 30 लाख पैकेज। अगर उस बंदे की को पता होता 7 साल पहले कि उसको 7 साल के बाद एक 30 लाख पैकेज पर होंगे वो, तो क्या वो डिप्रेस होता? नहीं होता। तो कुल मिला के मैं बात ये समझाना चाह रहा हूं कि चाहे आप यूपीएससी क्रैक करें या नहीं करें, आपने यूपीएससी जर्नी में इतना ज्यादा मेहनत कर लिया है, आप मेहनत करना सीख गए हैं कि आप जहां भी इस बोरिया बिस्तर को समेट के जहां भी जाओगे, वहां पर एक्सीलेंस ही आप पाओगे। बेस्ट आपके लिए रखा हुआ है। तो ये जॉब की चिंता तो करो मत बिल्कुल भी। दूसरी चीज, शादी की लोग को बहुत टेंशन होती है कि अगर अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो अच्छे खानदान नहीं मिलेंगे, अच्छा
लड़की नहीं मिलेगी, या जो लड़की है उनको अच्छे हस्बैंड नहीं मिलेंगे। देखो ये सब टेंशन जो है ना फालतू के टेंशन है, वाहियात टेंशन है। मैंने आज तक किसी को देखा ही नहीं जो शादी करने के लिए तैयार हो और उसकी शादी ना हो रहा हो, खासकर जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर चुका है, ऐसा कोई है ही नहीं। हाँ, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि वो शादी करे ही नहीं, अब उनका तो कुछ नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो ये सब फालतू के टेंशन, फालतू का स्ट्रेस आप लोग मत लिया करो। देन बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये डाउट रहता है कि सर अब तो मेरा लास्ट अटेम्प्ट हो गया, अब मैं क्या अभी भी मैं क्लियर कर सकता हूं? सर मेरे तो 4 अटेम्प्ट हो गए, प्रीलिम्स नहीं निकला, क्या मैं अभी भी क्लियर कर सकता हूं? सी, चाहे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में हो, चाहे आप लास्ट अटेम्प्ट में हो, चाहे आप थर्ड अटेम्प्ट में हो, चाहे आप फोर्थ अटेम्प्ट में हो, आपके फाइनल क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली सेम है। यूपीएससी पास्ट के बैगेज लेके नहीं घूमता कि पिछला जो कोई 3 बार इंटरव्यू दे रखा है तो उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी इन अगले अटेम्प्ट। सबको फिर से प्रीलिम्स देना है, सबको फिर से मेंस देना है, सबको फिर से इंटरव्यू देना है। तो अगर आप पहले अटेम्प्ट में हो या लास्ट अटेम्प्ट में हो, क्या फर्क पड़ता है? वही प्रीलिम्स सबको देना है, वही मेंस सबको देना है, वही इंटरव्यू सबको देना है। लास्ट अटेम्प्ट भी काफी है और फर्स्ट अटेम्प्ट भी काफी है। तो चाहे आप किसी भी अटेम्प्ट में हो, ट्राई योर अटेम्प्ट इस तरह से ताकि अपना बेस्ट दे पाओ। दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। किसी भी अटेम्प्ट में निकाल रहे, हर एक अटेम्प्ट से सिलेक्शन हो रहा है। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर इन योर टाइम जोन। जब आप फेसबुक पे, जब आप व्हाट्सएप पे किसी के हैप्पीफुल मोमेंट में को कंपेयर कर रहे हो, तो आप उसके बेस्ट मोमेंट को अपने वर्स्ट मोमेंट से कंपेयर कर रहे हो, एंड दैट इज नॉट ए रेलिवेंट कंपैरिजन माय डियर फ्रेंड। ये कंपैरिजन बिल्कुल गलत है। आप अपने टाइम जोन में हो, आपका अपना लाइफ है, आप कोई मैड रेस में नहीं फंसे, कोई रैट रेस में नहीं फंसे। आपका अपना जीवन है, आपके लिए कोई और जीवन नहीं जी देगा। हो सकता है कि एक बंदा 21 साल की उम्र में शादी किया, अब अगला 15 साल उसके बच्चे नहीं हो रहे। हो सकता है कि एक बंदा 25 साल की उम्र में शादी किया, अब 28 में उसकी डिवोर्स हो गई। जिस टाइम पे शादी हुआ उस टाइम पे तो आपको अच्छा लग रहा था, बट आगे का सिचुएशन तो आपने देखा नहीं। तो आप अपने टाइम जोन में हो, अपने टाइम जोन में रहो। आपको किसी से इंडिविजुअली कंपेयर करने की जरूरत नहीं है कि वो तो ऑडी खरीद लिया, BMW खरीद लिया और आपके पास तो पैसे ही नहीं है सेविंग में। इस सब से कोई मतलब नहीं है मेरे फ्रेंड। आप अपने टाइम जोन में हो, आपका टाइम आएगा और आप अपने लिए काम करो, अपने फ्यूचर के लिए काम करो। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। किसी और से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो कि आप अपना अटेम्प्ट ऑनेस्टली दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। अगर आप ऑनेस्टली दे रहे हो तो फिर किसी चीज की घबराहट नहीं होनी चाहिए। सो व्हाट आर सम सॉल्यूशंस फॉर दिस ऑल दिस स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो आप गुजर रहे हैं, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? कुछ तो सॉल्यूशन ऐसे हैं जो फिजिकली यू कैन डू, एंड कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं कि जो मेंटली यू विल हैव टू डू। सी, ये एग्जाम ऐसा है जहां पर आईपीएस बनने के लिए भी कोई फिजिकल कंडीशंस नहीं रखे जाते कि आप 100 मीटर दौड़ लगाओ, 400 मीटर दौड़ लगाओ, ऐसा नहीं कुछ पूछा जाता। आईपीएस बनने के बाद ट्रेनिंग होती है। तो फिजिकल रिक्वायरमेंट तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। यहां पे जो रिक्वायरमेंट है वो मेंटल रिक्वायरमेंट है। तो इस एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो आपको मेंटली फिट होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। दैट मैटर्स। और मेंटली आप तभी फिट हो पाओगे, तभी स्ट्रांग हो पाएंगे जब आप फिजिकली भी प्रेजेंट होगे, फिजिकली भी फिट होगे। तो 2 स्ट्रेटजी आपको लगानी है। एक तो लगाना है आपको फिजिकल फिटनेस पर। फिजिकल फिटनेस के लिए आपको मिनिमम 1 आवर्स अपने दिनचर्या से एवरी डे यू शुड बी ब्रिंगिंग आउट, कि 1 घंटा आपको एक्सरसाइज करना है। अब आप पूछोगे कि सर हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हम तो जिम ही नहीं ज्वाइन कर सकते। जिम का सब्सक्रिप्शन 5000 पर मंथ है, फिर बॉडी बनाने के लिए तो बहुत खर्चे आते हैं, 10,000 15,000 का तो सप्लीमेंट्स ही लेना पड़ेगा, प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो इतना तो पैसा ही नहीं है, तो हम कैसे जाएं?
यहां एक्सरसाइज की बात हो रही है, जिमिंग की बात नहीं हो रही है। जो जिम अफोर्ड कर सकते हैं वो ज्वाइन करें, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं कर सकते वो मत करें। एक्सरसाइज तो कहीं भी कर सकते हो, पार्क में 5 फुट बाय 5 फुट का जगह पकड़ा और वहां पे एक्सरसाइज कर लिए, उससे किसी ने आपको रोका वो करने के लिए? कहीं भी आप जॉगिंग कर सकते हो, उसके लिए बहुत पैसा नहीं चाहिए। या आप नहीं कर पा रहे जॉगिंग, आप नहीं कर पा रहे एक्सरसाइज, चल तो सकते हो, अनलेस एंड अनटिल यू आर फिजिकली डिसेबल्ड इन दैट सेंस। अगर आप चल पाओगे तो डेली अगर आप 5 किलोमीटर चल रहे हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। 10,000 स्टेप्स 5 किलोमीटर इज मोर देन सफिशिएंट टू कीप यू फिट। कहीं भी चल लो ना, उसके लिए पैसे नहीं लगते, माइंडसेट लगता है। देन अच्छे खाना के लिए हेल्दी खाना खाओ। सी एवरी डे एन एवरेज एडल्ट मैन 33,000 to 35,000 डिसीजंस लेते हैं एवरी सिंगल डे। और ये छोटे छोटे डिसीजंस हैं कि अभी पानी पीना है या नहीं पीना है, अभी वो जो मोमोज का ठेला दिख रहा है उस मोमोज पे जाके मोमोज खा लें, या उसके सामने जो फ्रूट का ठेला दिख रहा है उसी पैसे का फ्रूट खरीद ले। दैट इज द कॉन्शियस डिसीजन यू विल हैव टू मेक। जैसा आप खाना खाएंगे, अगर जंक फूड खाएंगे तो बॉडी आपका जंक बनता जाएगा और फिर आपका माइंड भी उसी तरह का बनेगा। तो ईट हेल्दी फूड्स। आई नो कि हेल्दी फूड्स खाना थोड़ा सा कॉस्टली है। जितना आसानी से आपको 10 रुपए का 20 रुपए का समोसा मिल जाएगा, उतना आसानी से आपको फ्रूट्स महंगे मिलेंगे, है ना। तो वो फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब महंगे मिलेंगे, लेकिन आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सीजनल फ्रूट्स खा सकते हो, सीजनल जो वेजिटेबल्स है वो खा सकते हो, वो तो सस्ते होते हैं। कोई नहीं बोल रहा आपको कि आप जो यूरोपियन कंट्रीज में जो फ्रूट्स बिक रहे हैं, जो इंपोर्ट होके आ रहा है वही खाना है। तो आप हेल्दी खाना खाओ, प्लस टाइम मैनेज कीजिए आप, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सी अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपीएससी अब ड्रीम नहीं रहा, आईएएस बनना अब ड्रीम नहीं रहा, अब वो टारगेट बन गया है। ड्रीम तो उनके लिए है जिन्होंने जो सोचा है उस पर काम करना स्टार्ट नहीं किया, अब वो टारगेट बन गया है। एक गोल और एक टारगेट को अचीव करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पता होना चाहिए कि क्या करना है, कहां करना है, कितने बजे करना है, कौन से डेट का करना है। तो अभी से प्रिपरेशन, हर एक मंथ का आपके पास होना चाहिए टाइम टेबल कि कौन से मंथ में कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, देन किस मंथ में कौन से वीक में कौन सा क्या करना है, देन वीक वाइज, देन कम टू द डे वाइज कि आज रात को आपको पता होना चाहिए कि कल पूरे दिन कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कितने बजे कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ये आज रात को पता होना चाहिए, ताकि जब आप सुबह सुबह उठो फिर आपको सोचना ना पड़े कि कल अब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ने का मूड हो रहा है या पॉलिटी पढ़ने का मूड हो रहा है। ये कल रात में आप क्लियर कर लेना चाहिए था आपको। तो प्रॉपर टाइम मैनेज कीजिए, टाइम टेबल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। यही जब आप टाइम टेबल मैनेज नहीं कर पाते, टाइम मैनेज नहीं हो पाता, तो फिर आप स्ट्रेस हो जाते हैं, फिर आप डिप्रेसिंग सिचुएशंस में आ जाते हैं। ये बहुत गलत है। देन ये जो एग्जाम है वो मेंटल टफनेस का है, सो फॉर दैट यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, यू हैव टू बी मेंटली हेल्दी। और जो बेस्ट चीज आप कर सकते हो वो 10 मिनट आप अपने दिन का निकाल सकते हो फॉर मेडिटेशन। कोई पैसा नहीं लग रहा, एक भी पैसा नहीं देना। यूट्यूब पे बस सर्च करो कि मेडिटेशन फॉर बिगिनर्स और 10 मिनट का मेडिटेशन स्टार्ट करो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एवरी डे आप 10 मिनट तो जरूर निकाल सकते हो, दैट इज इनफ। 10 मिनट अगर आप मेडिटेशन कर लिए, जो ऐसे फ्रेंड सर्किल में रहो जो पॉजिटिव बात करे, ये निगेटिव नहीं, कर्सिंग वाली चीजें नहीं कि हमसे तो कुछ नहीं हो रहा, हम तो किसी लायक नहीं है, हमसे तो ये एग्जाम नहीं निकला। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गिना रहे होते हैं लिस्ट कि ये एग्जाम हमसे नहीं निकला, ये नहीं निकला, ये नहीं निकला, ये नहीं निकला, वो मुझे क्या बोल रहे, वो मुझे क्या बोल रहे। दैट इज नेगेटिव माइंडसेट। यू विल हैव टू हैव द पॉजिटिव माइंडसेट। अपने आप को ऐसे लोगों के साथ घेरिए या आप वैसा बनिए और अपने फ्रेंड सर्किल में वैसे लोगों को बनाइए कि वो पॉजिटिवली बात करें, सॉल्यूशन पे बात कीजिए, प्रॉब्लम्स पे मत बात कीजिए।
कि पढ़ाई नहीं हो रहा 10 घंटा डेली का, तो क्यों नहीं हो रहा, कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड है, कहाँ कहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसको कैसे कट शॉर्ट करें और फिर नेक्स्ट डे से कैसे 10 घंटा पढ़ाई करें। इस चीज पे बात कीजिए, अपने वीकनेसेस पे बात कीजिए कि ये सारे वीकनेसेस हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है, सॉल्यूशन भी बात कीजिए उसका। देन जस्ट कीप ब्रैगिंग। देन यू शुड स्ट्राइव फॉर द प्रोग्रेस, नॉट ऑफ द परफेक्शन। यूपीएससी पूछ ही नहीं रहा परफेक्शन, वो खोज ही नहीं रहा परफेक्शन। चाहे वो प्रीलिम्स ले लो, चाहे वो मेंस ले लो, चाहे वो इंटरव्यू ले लो, कहीं भी परफेक्ट यूपीएससी को चाहिए ही नहीं। 50% से बिलो कट ऑफ जा रहा है प्रीलिम्स का। परफेक्शन चाहिए होता तो फिर वो बोलते हैं ना कि 190 नंबर लेके आओ 200 में, तभी प्रीलिम्स क्लियर होगा। वो तो बोल रहे हैं कि आप 90-95 लेके आ जाओ, 100 लेके आ जाओ, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। 50% जो मार्क्स ला रहे हैं मेंस और इंटरव्यू में मिला के, वो रैंक 1 ले आ रहा है। तो परफेक्शन तो चाहिए ही नहीं, प्रोग्रेस चाहिए कि आप हो सकता है कि 10% पे हो, 10% से 20 पे गए, 20 से 30 पे गए, 30 से 40 पे गए, 40 से 50 पे गए, तो वहां तो सिलेक्शन ही हो गया। प्रोग्रेस इज रिक्वायर्ड, नॉट परफेक्शन इज रिक्वायर्ड इन दिस एग्जाम। एंड कुछ तो हैबिट आपके पास ऐसा होना चाहिए ताकि अपने आप को रिलैक्स कर पाए। 10 मिनट 15 मिनट म्यूजिक सुन लिया, या कुछ स्ट्रेचिंग कर लिया, या कुछ और कर लिया, जो भी आपको अच्छा लगता है वो चीज सुन लिया, पॉडकास्ट सुन लिया, तो उससे क्या होगा कि रिलैक्सेशन होगा। यू हैव टू रिलैक्स योर माइंड। देन बहुत सारे लोगों को यह भी अनसर्टेनिटी है कि अब तो हमारा सारे फ्रेंड्स छूट गए, स्कूल के सारे फ्रेंड्स छूट गए, कॉलेजेस के सारे फ्रेंड्स छूट गए। सी, यू आर लिविंग ए लाइफ इन फेजेस। जब आप क्लास 5 में थे तब जो आपके फ्रेंड्स बने थे, आपने सोचा था कि इनके साथ तो जीवन कटने वाली है, ये जीवन भर फ्रेंड रहेंगे। जब क्लास 10 में थे तब भी आपने यही सोचा कि ये तो हमारे साथ जीवन भर रहेंगे, जीवन भर इनके साथ कटेगा। 12th में थे तब भी यही सोचा, ग्रेजुएशन में थे तब भी यही सोचा। लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। लोग अपने अपने टाइम जोन में हैं, आप अपना फेज जी रहे हैं। हमेशा आप स्कूल में नहीं हो सकते, हमेशा आप कॉलेज में नहीं हो सकते, हमेशा आप यूपीएससी प्रिपरेशन मोड में भी नहीं होंगे। आपका लाइफ बदलेगा, चेंज होगा, आप जॉब में भी जाएंगे। अब जिस टाइम पे, जिस समय पे जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप है, पुरानी फ्रेंडशिप जितना ज्यादा पॉसिबल हो उतना ज्यादा कंटिन्यू कर पाए। जो आपके अच्छे दोस्त हैं 2 4 5 10, वो कभी भी आपको डिमोरलाइज फील नहीं कराएंगे, नहीं तो फिर वो अच्छे दोस्त नहीं है। और ये फ्रेंड सर्किल छूटता जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है, वो फेजेज है, वो फेज छूटता जा रहा है लाइफ का। अब वापस से ग्रेजुएशन करने थोड़ी जाओगे, चाहे ग्रेजुएशन में आप कितना भी एंजॉय क्यों ना किया हो, कितना भी अगर आपने ग्रेजुएशन में एंजॉय किया हो, तो क्या आप जीवन भर ग्रेजुएशन ही करते रह जाओगे और वो उतना ही एंजॉयमेंट होगा? नहीं होगा। सो फ्रेंड्स अगर छूट रहे हैं तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, उसके जगह पे कोई दूसरे फ्रेंड्स भी बन रहे हैं, नए फ्रेंड्स बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। सो प्लीज वर्क ऑन दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स। इस सबसे 98% 99% ऑफ द पीपल जो स्ट्रेस्ड है, जो डिप्रेस्ड है, उनको सॉल्यूशन मिल जाती है इन सब चीजों से। लेकिन आप अगर ऐसे सिचुएशन में आ गए हैं जब आपको लग रहा है कि आपका लाइफ ही वर्थ नहीं है, सुसाइडल टेंडेंसीज आ रहे हैं, मन कर रहा है कि आज सुसाइड कर लें तो कल कर ले, डेथ विशेज आ रहे हैं कि ऐसा हो रहा है कि भगवान इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता, अगर ऐसी सिचुएशंस हैं तो फिर बहुत ही ज्यादा खराब सिचुएशन में आप आ चुके हैं, बहुत एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मेंटल हेल्थ आपका हो चुका है। एंड फॉर दैट यू विल हैव टू कंसल्ट द प्रोफेशनल्स। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है इमीडिएटली, अगर इस तरह के थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं तो। फिर ये बाकी जो सॉल्यूशन मैंने बताया उससे ये वाला जाने वाला नहीं है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को प्रोफेशनल्स ही ठीक कर पाएंगे, उनसे आप मिलिए, क्योंकि ये सब चीज जेन्युइन नहीं है, ये सब चीज नेचुरल नहीं है, ऐसे थॉट्स नहीं आने चाहिए आपके माइंड में। सो दिस इज ए वेकअप कॉल फॉर यू, प्लीज वर्क ऑन दिस। अनदर थिंग जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है वो ये है कि बार बार पूछने आते हैं एस्पिरेंट्स कि सर बैकअप प्लान रखें क्या,
बैकअप रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? सी, जब आप यूपीएससी प्रिपरेशन में आए हैं और यहां पर एवरेज जो निकाल रहे हैं, यूपीएससी जो क्लियर कर रहे हैं, उनका ऑन एन एवरेज अटेम्प्ट 3 to 4 है, तो कम से कम 3 अटेम्प्ट मतलब 3 साल तो आप लेके आइए। ये मत मान के चलिए कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। ओवर एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं लोग। ये आप मन मान के चलिए कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हो जाएगा। अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन में आए हैं तो ये मान के चलिए कि अब इसका प्रोसेस इतना लंबा है, 1 साल तक तो एग्जाम चलती है, 1 साल का पहले प्रिपरेशन होता है, 2 साल तो ऐसे निकल गया, फिर एक और अटेम्प्ट दोगे तो 1 साल और निकल गया, तो 3 साल तो आप मान के चलो, मतलब 3 अटेम्प्ट तो आप मान के चलो कि इसमें लगने वाला है। उससे पहले हो जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, बहुत अच्छी बात है। सेकेंड अटेम्प्ट में ही आप आईएएस बन जाए, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ऐसे भी तो बंदे हैं जो आईपीएस बन गए फर्स्ट अटेम्प्ट में, अब वो सेकेंड अटेम्प्ट में आईएएस बनने के लिए तैयार हैं, उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। तो 3 अटेम्प्ट तक तो कर लीजिए, इतना तो आपको टाइम रखना पड़ेगा, इतना टाइम फ्री करके आपको लाइफ का आना पड़ेगा कि 3 साल तो हमको चाहिए। अगर इससे ज्यादा आपके अटेम्प्ट हो गए हैं, या तीसरे अटेम्प्ट खत्म होने वाला है, या 3 से ज्यादा आपके अटेम्प्ट हो गए, तो डेफिनेटली अब आपको बैकअप चाहिए। तो आप स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, आप बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स, या आप जिस भी फील्ड में अच्छे हैं, अगर आप एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत सारे आईआईटी प्लस आईएम करके भी आते हैं, तो वो डेफिनेटली वापस जा सकते हैं अपने जॉब में, या कोई किसी को अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा है वो वापस जा सकता है, कोई अच्छा मैनेजमेंट स्कूल्स में जा सकता है, कोई अपना स्टार्टअप कर सकता है, कोई अपना बिजनेस कर सकता है। इट इज कंप्लीटली फाइन, दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ इट। आपने अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए उसको टारगेट बना के उसके लिए काम किया, दैट शुड बी योर सेटिस्फैक्शन। इससे आपको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, एंड दैट इज बेस्ट। और करेंटली अभी जब मैं इस सिचुएशन में हूं और जब मैं अपने फ्रेंड सर्किल को देखता हूं, तो कुछ तो आईएएस आईपीएस बन गए, कुछ स्टेट पीसीएस एग्जाम क्रैक कर लिया, बहुत सारे मेजर चंक अराउंड 95% जिन्होंने या तो खुद का स्टार्टअप कुछ किया या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में गए वो काम करने, नॉर्मल जॉब से स्टार्ट किया, अच्छी खासी सैलरी पे पहुंचे हुए, वो जिनको लग रहा था कि वो उनका फ्यूचर डार्क है, कुछ नजर नहीं आ रहा था, बहुत अच्छे पोजीशन में है। एंड उनसे बात करके मैं ये समझता हूं कि वो लोग भी ये बोलते हैं कि अगर ये बात पता होता कि 7 साल 8 साल के बाद इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, तो उस टाइम पे कभी डिप्रेसिंग फील नहीं हुआ था। तो ये सब तो बात बिल्कुल माइंड से हटा दीजिए, समझ लीजिए कि आपको अपना अटेम्प्ट बेस्ट अटेम्प्ट देना है, लाइफ टाइम नहीं लगानी इसमें, टारगेट की तरह से, एम की तरह से काम कीजिए। सो व्हाट मैटर्स इज एटीट्यूड, हाउ डू यू टेक द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है या प्रॉब्लम्स को बड़ा बना के इतना बड़ा क्रिएट कर देना है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में दिमाग लगाइए, देन की उसके पीछे भागने में, उसके जितने भी निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है उसके पीछे भागने में, दैट इज वर्स्ट थिंग। सबसे ज्यादा जो पावरफुल आपको बनना है वो माइंड से बनना है। ये एग्जाम माइंड का स्ट्रेंथ ही चेकअप करता है। प्रीलिम्स में 200 इतने टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं? माइंड का टेस्ट है। एक पेपर में मेंस का 4000 वर्ड्स लिखने का पूछा जा रहा है। क्या वो टाइपराइटिंग का टेस्ट करा रहे हैं? क्या वो राइटिंग का टेस्ट करा रहे हैं? वो एवरी मिनट जो एवरी आंसर जो आप लिख रहे हो उसमें आपका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी चेक हो रहा है, उस मेंटल टफनेस को चेक किया जा रहा है। तो मेंटल टफनेस वाले एग्जाम को आप मेंटली फिट होकर ही कर सकते हैं। सो फॉर दैट यू विल बी रिक्वायरिंग द राइट थिंकिंग, राइट बॉडी, राइट माइंड, राइट इन्वायरमेंट, राइट फ्रेंड सर्किल, राइट रिलेशनशिप, चाहे वो मदर का हो, फादर के साथ हो, चाहे वो ब्रदर्स के साथ हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ। किसी भी अटेम्प्ट में आप क्यों ना हो, हर एक अटेम्प्ट नया अटेम्प्ट की तरह से है। पुराने अटेम्प्ट, पुराने बैगेज से कोई मतलब नहीं है। आप अपना इंप्रूवमेंट करते रहिए, दैट इज रिक्वायर्ड। अपने टारगेट्स फुलफिल करते रहिए, दैट इज रिक्वायर्ड। एंड अल्टीमेटली एक ट्रुथ में बताता जाऊंगा, विच इज द यूनिवर्सल ट्रुथ ऑफ दिस यूपीएससी जर्नी। देखो,
अगर नहीं होना होगा ना, बिकॉज लक एंड डेस्टिनी भी बहुत बड़ी चीज है यूपीएससी एग्जाम में। सो अगर नहीं होना होगा आपका सिलेक्शन, तो दुनिया का कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता है। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन होना होगा तो दुनिया का कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रुकवा सकता है। लक एंड डेस्टिनी इज दैट। तो ये मान के चलिए कि एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, पहले से सब कुछ फिक्स है। आपको अपना पाथ, अपने जर्नी को बहुत ऑनेस्टली, पूरा मेहनत से उसको निभाना है। अगर मिल गया तब तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं मिला तो अब आपने इतना नॉलेज, इतना हार्ड वर्किंग कैपेसिटी गेन कर लिया है कि जहां भी आप जाओगे एक्सेल ही करोगे। चाहे आप जहां चले जाओ, जिस भी फील्ड में चले जाओ, जहां आपका इंटरेस्ट होगा वहां आप जाओगे एंड फिर आप वहां पे एक्सीलेंस ही पाओगे। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट एंड डोंट बी स्ट्रेसफुल। सर्टेन लेवल ऑफ स्ट्रेस लेना ताकि एग्जाम अच्छे से प्रिपेयर हो पाए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो पाए, दैट इज फाइन। बट इससे ज्यादा इतना स्ट्रेसफुल हो जाए कि अब पढ़ाई नहीं हो रहा, अब जीवन व्यर्थ लग रहा है, अब कुछ सब कुछ बेकार लग रहा है, सो दैट इज नॉट इट इज रिक्वायर्ड। ऐसा कुछ नहीं है, जीवन खत्म नहीं होता यूपीएससी अटेम्प्ट खत्म होने के बाद। एवरीथिंग बिकम्स रोजी आफ्टर दैट। जब से लाइफ जहां चाहोगे वहां टर्न कर सकते हो। सो आई होप कि बहुत सारे लोग को परेशान होके देखने के बाद मुझे लगा कि ये सेशन करना चाहिए। एंड अगर इससे कुछ थोड़ा बहुत भी हेल्प हुआ हो या आप बात करना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट कलाम आयुष अकेडमी, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। सो प्लीज डोंट बी सो मच स्ट्रेस्ड, डोंट बी डिप्रेस्ड। दिस इज ऑल इन माई सेशन। थैंक यू वेरी मच।